नमस्ते दोस्तों। एक जानवर जो 13,000 साल पहले धरती से गायब हो गया था, डायर वुल्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत वापसी कर रहा है, ऐसा कोलोसल बायोसाइंसेस कंपनी का दावा है। यह कंपनी यह भी कहती है कि वो आगे चलकर और भी कई जाने माने एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाने की योजना बना रही है, जैसे कि टैस्मेनियन टाइगर जो कभी ऑस्ट्रेलिया में घूमता था, डोडो बर्ड जो 1600s में मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गया था, और वूली मैमथ हाथियों से रिलेटेड एक बड़ा जीव जो लगभग 4000 साल पहले गायब हो गया था। कोलोसल बायोसाइंसेस के हिसाब से डायरवुल्फ डी एक्सटिंक्शन में उनकी पहली कामयाबी HAA। ये प्रजाति गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी सीरीज से फेमस हुई, जहां कई मेन कैरेक्टर्स के पास पेट डायरवॉल्व्स थे। इससे इंस्पायर्ड होकर कंपनी के एफर्ट्स से पैदा हुए 2 डायरवॉल्व्स का नाम रोम्युलस और रीमस रखा गया। यह प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में एक सीक्रेट लोकेशन पे हुआ था, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये 5 महीने के बच्चे बार्न में धूप का मजा ले रहे हैं। इन बच्चों को अपनी खासियत का पता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब इनकी प्रजाति का कोई और जिंदा नहीं है। इनके साथ एक मादा डायर वुल्फ है जिसका नाम खलीसी है। ये सब पहले तो कमाल लगता है, लेकिन कई लोगों ने चिंता जताई है और कंपनी के दावों को चुनौती दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन डायर वॉल्व्स को वापस नहीं लाया गया है, बल्कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड आम भेड़िए हैं। तो ये कैसे हुआ? इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर गौर करेंगे। कहानी शुरू होती है 1854 में, जब अमेरिका में ओहायो नदी के पास डायर वॉल्फ के जीवाश्म मिले थे। 1858 में अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ लेडी ने कहा कि इस जानवर को कैनिस जीनस में रखना चाहिए, इसीलिए इसका साइंटिफिक नाम कैनिस डिरूस पड़ा, जिसका मतलब है डरावना कुत्ता। सारे कुत्ते जैसे जानवर कैनिस जीनस में आते हैं, जैसे कुत्ते और भेड़िए। 1918 में साइंटिस्ट जॉन मरियम ने डायर वॉल्फ के फॉसिल स्टडी किए लॉस एंजल्स के लाब्रिया tar पिट्स में, और कहा कि यह जानवर बहुत अलग है और इसे कैनिस फैमिली में नहीं रखना चाहिए। लेकिन उस समय उनकी बात ज्यादातर लोगों ने नहीं मानी। अगले 100 साल तक यही माना जाता रहा कि डायर वॉल्व्स आज के भेड़ियों के करीबी रिश्तेदार थे। 2021 में जर्नल नेचर में पब्लिश हुई एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ने डायर वॉल्व्स की हमारी समझ को बदल दिया। डिटेल्ड फॉसिल एनालिसिस से पता चला कि डायर वॉल्व्स लगभग 5.7 मिलियन ईयर्स पहले अदर वॉल्फ स्पीसीज से अलग हो गए थे। इस स्टडी ने यह भी इंडिकेटेड किया कि डायर वॉल्व्स नॉर्थ अमेरिका में ग्रे वुल्व्स और कोयोटीज के साथ लंबे समय तक बिना इंटरब्रीडिंग के रहे। आखिरकार 13,000 साल पहले सारे डायर वॉल्व्स विलुप्त हो गए, जबकि ग्रे वॉल्व्स बच गए। इस विलुप्ति के कारण अभी भी साफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डायर वॉल्व्स बड़े शिकार का शिकार करते थे, जो बाद में विलुप्त हो गए, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। दूसरा थ्योरी यह है कि ग्रे वॉल्व्स के जैसे वो आपस में ब्रीड नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से बदलते एनवायरनमेंट में उन्हें अडॉप्ट करने में मुश्किल आई। आकार की बात करें तो डायर वुल्फ आजकल के भेड़ियों से लगभग 25% बड़े थे। गेम ऑफ थ्रोन्स में उन्हें शेर जितना बड़ा दिखाया गया था, लेकिन असलियत में वो इतने बड़े नहीं थे। हालांकि उनके सर लंबे और चौड़े थे और जाबड़े ज्यादा ताकतवर। इनका फर हल्के रंग का होता था, लगभग सफेद, और आज के भेड़ियों की तरह ये भी झुंड में रहते थे, जिससे शिकार करना आसान होता था। अब डेक्सटिंक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। डेक्सटिंक्शन मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक्सटिंक्ट हो चुके स्पीसीज को वापस लाया जाता है। इसे करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है बैक ब्रीडिंग, जहां एक विलुप्त प्रजाति के जीवित रिश्तेदार को खोए हुए गुणों को वापस पाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन के लिए चुना जाता है। एक असली दुनिया का उदाहरण क्वागा प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्वागा को वापस लाना था, जो एक ज़ेब्रा जैसा जानवर था जो 1883 में शिकार के कारण विलुप्त हो गया था। साइंटिस्ट ने कई जेनरेशंस तक कम स्ट्राइप्स वाले ज़ेब्रास को चुन चुन के ब्रीड कराया, ताकि क्वागा की तरह दिखने वाला जानवर फिर से बनाया जा सके।
लेकिन बैक ब्रीडिंग का एक बड़ा ड्रॉबैक यह है कि नया जानवर देखने में एक्सटिंक्ट स्पीसीज जैसा लैग सकता है, पर उसके जीन्स सेम में नहीं होंगे। दूसरा तरीका है क्लोनिंग, जिसमें एक एक्सटिंक्ट एनिमल की पूरी जेनेटिक कॉपी बनाई जाती है। इसके लिए एक्सटिंक्ट स्पीसीज के हेल्थी सेल्स चाहिए होते हैं, जो मिलना बहुत मुश्किल होता है। पहली सक्सेसफुल क्लोनिंग 1996 में डॉली द शीप के साथ हुई थी, और डी एक्सटिंक्शन क्लोनिंग की पहली कोशिश 2000 में बुकार्डो गोट के साथ हुई, जो बदकिस्मती से पैदा होने के कुछ देर बाद ही हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर गया। तीसरा तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको सबसे एडवांस्ड अप्रोच माना जाता है। इसमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स के फॉसिल से डीएनए निकाला जाता है और उनके क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स के डीएनए से कंपेयर किया जाता है। साइंटिस्ट फिर डीएनए एडिटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं लिविंग रिलेटिव के जीन्स को मॉडिफाई करने के लिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्रिएट करने के लिए। लेकिन एंशिएंट फॉसिल्स से कंप्लीट और इंटैक्ट डीएनए लेने में और प्रिसाइज जेनेटिक ऑल्टरेशंस करने में मुश्किल आती है। सन 2021 में अमेरिकन बिलियनियर बेन लैम और फेमस जेनेटिसिस्ट जॉर्ज चर्च ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम कोलोसल बायोसाइंसेज है। इनका एक ही लक्ष्य था, डी एक्सटिंक्शन। इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वुली मैमथ को वापस लाना, जो 4000 साल से विलुप्त है। जैसे मैंने पहले बताया, वो लोग टैस्मेनियन टाइगर और डोडो बर्ड को भी वापस लाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हर प्रोजेक्ट में बड़ी मुश्किलें हैं। वुली मैमथ का सबसे करीबी रिश्तेदार एशियन एलिफेंट है, जिसका प्रेगनेंसी पीरियड 22 महीने का होता है, किसी भी मैमल से सबसे ज्यादा। टैस्मेनियन टाइगर एक मर्सूपियल होने के कारण अपनी अलग डिफिकल्टीज पैदा करता है, क्योंकि साइंटिस्ट्स को इसके बच्चों के लिए आर्टिफिशियल वोम्ब बनाना होगा। दूसरी तरफ डोडो बर्ड अंडे देता है, जिससे जेनेटिक मैनिपुलेशन और भी मुश्किल हो जाता है। 2023 में कोलोसल बायोसाइंसेज ने एक मीटिंग बुलाई ये डिस्कस करने के लिए कि कौन सा जानवर उनके डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा। डायरवोल्फ का प्रपोजल रखा गया, ज्यादातर पॉप कल्चर में इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट और डंजन्स एंड ड्रैगन्स के रेफरेंसेस भी शामिल हैं। ये चॉइस इस एक्सपेक्टेशन के साथ किया गया था कि इससे काफी पब्लिसिटी मिलेगी। 2023 की गर्मियों तक कोलोसल टीम ने डायरवोल्फ प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया था। पहला मुश्किल काम था अच्छी क्वालिटी के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करना, तो ही उन्होंने दो स्पेसिमेंस चूज किए, एक 13,000 ईयर ओल्ड डायरवोल्फ का दांत ओहायो के शेरिडन केव से और एक 70,000 ईयर ओल्ड स्कल आइडाहो के अमेरिकन फॉल्स रिजर्वायर से। इन फॉसिल से उन्होंने जीन सीक्वेंसिंग शुरू किया और बहुत सारा डेटा खोज निकाला, पहले से 500 गुना ज्यादा। लेकिन उनको डायरवोल्फ का पूरा जीनोम नहीं मिला, सिर्फ उसके डीएनए के टुकड़े मिले, और कितना परसेंटेज डीएनए मिला यह बताया नहीं गया है। फिर उन्होंने डायरवोल्फ के डीएनए को ग्रे वुल्फ के डीएनए से कंपेयर किया, जिसको वो कंपनी उसका सबसे करीबी रिश्तेदार बोलती है, जिसके साथ डायरवोल्फ का 99.5% डीएनए सेम है। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी से प्रोसेस आसान हो जाता है, क्योंकि रिसर्चर्स समझ पाते हैं कि स्पेसिफिक जीन्स ग्रे वुल्व्स में कैसे काम करते हैं और डायर वुल्व्स में भी वैसा ही बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप था कि ग्रे वुल्फ के डीएनए में कौन से जीन्स को बदलना है वो पहचानना, ताकि वो डायर वुल्फ जैसे बन जाए। उन्होंने 14 खास जीन्स चुने, जो बाहरी रूप जैसे कि साइज, सर का नाप, फर का रंग और फर की मुलायमियत, इन सब पर असर डालते हैं। चौथा स्टेप था जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज करना, खासकर क्रिस्पर-cas9 इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। यह टेक्नोलॉजी अक्सर जेनेटिक सिजर्स कहते हैं। 2020 में फ्रेंच साइंटिस्ट एमानुएल चार्पेंटियर और अमेरिकन साइंटिस्ट जेनिफर डोडना को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। कोलोसल बायोसाइंसेज ने 14 जीन्स में 20 मॉडिफिकेशंस करे ग्रे वुल्फ के, और हजारों ऐसे एडिटेड सेल्स लेबोरेटरी में ग्रो करे।
मध्य 2014 तक उन्होंने इन मॉडिफाइड सेल्स से न्यूक्लियाई निकाल लिए और डॉग्स के एग सेल्स से भी न्यूक्लियाई निकाल दिए। फिर मॉडिफाइड न्यूक्लियाई को डॉग एग सेल्स में डाल दिया गया। कुल 45 एम्ब्रियोज 2 डॉग्स में इम्प्लांट किए गए, लेकिन केवल 2 एम्ब्रियोज ही सक्सेसफुली डेवलप हुए। 1 अक्टूबर 2024 को गर्भवती कुत्तों का सी सेक्शन किया गया, जिससे 2 डायरवुल्फ पिल्लों का जन्म हुआ, जिनका नाम रोम के पौराणिक संस्थापकों के नाम पर रोमुलस और रेमुस रखा गया। शुरुआत में टीम ने प्राकृतिक जन्म का इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन पिल्लों के आकार को लेकर चिंताओं के कारण उन्हें सी सेक्शन करवाना पड़ा। शुरुआती दिनों में इन डायरवुल्फ पपीज को उनकी सरोगेट मदर्स का दूध पिलाया जाता था, लेकिन ये उनके मेटाबॉलिक नीड्स के लिए काफी नहीं था, इसलिए उन्हें जल्द ही बॉटल फीड किया जाने लगा। देखो, टेक्निकली यह दोनों कब्स क्लोन्स हैं, इनका डीएनए सेम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुड़वा होने के बावजूद इनके बिहेवियर जन्म से ही अलग थे। रेमस ज्यादा एडवेंचरस था, जबकि रोमुलस थोड़ा डरपोक था। यह एक कॉमन गलतफहमी है क्लोन्स के बारे में। लोग सोचते हैं कि क्लोन्स दिखने और बिहेव करने में बिल्कुल समय होंगे। असल में सेम डीएनए के साथ भी बिहेवियर और पर्सनालिटी काफी अलग हो सकते हैं, एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की वजह से। 30 जनवरी 2025 को एक लेडी डायरवुल्फ पैदा हुई, जिसका नाम कालीसी रखा गया। कंपनी के फाउंडर्स में से एक बेन लैम ने कहा कि इन 3 डायरवुल्फ्स को ब्रीड नहीं करने दिया जाएगा। कंपनी का प्लान है कि 3 से 5 और जानवर जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा किए जाएं, जिन्हें एक सिक्योर प्रिजर्व में रखा जाएगा, जो 10 फुट ऊंची फेंस और ड्रोन सर्वेलेंस से सुरक्षित होगा। कुछ चुनिंदा अरबपतियों को ही कभी कभी उन्हें देखने की इजाजत होगी। जरा सोचो इन डायरवुल्फ्स के बारे में। ये वो उम्र है जब वो अपने माँ बाप से शिकार करना सीखते, लेकिन इनके ना माँ बाप हैं और ना ही ये दूसरे भेड़ियों से कभी मिले हैं। इनकी जिंदगी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही बीतेगी, जो उनके एक्सटिंक्ट एंसेस्टर्स की नेचुरल लाइफ से बहुत अलग है। 10 से 20 साल में जब ये भेड़िए गुजर जाएंगे, इनका हाल भी बुकाडो बकरी जैसा हो सकता है और ये दूसरी बार विलुप्त होने वाली दूसरी प्रजाति बन जाएंगे। साइंस के नजरिए से देखें तो यह काम सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म इसको मिली है वो भी सही है। डी एक्सटिंक्शन का असली मतलब सिर्फ किसी जानवर को दिखाने, फोटो खिंचवाने या एंटरटेनमेंट के लिए वापस लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस स्पीसीज को हमारे प्लेनेट और उसके इकोसिस्टम्स में वापस जोड़ना और उनके पुराने इकोलॉजिकल रोल्स को वापस लाना होना चाहिए। जैसे कि वुली मैमथ्स का साइबेरियन ग्रासलैंड्स को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल था, मतलब वो अपने इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट थे। असली सवाल यह है कि क्या डायरवुल्फ जैसे किसी पुनरुत्थान वाले जानवर को आज के इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में जगह मिल सकती है। सपोर्टर्स का कहना है कि चूंकि डायरवुल्फ एक बड़ा शिकारी जानवर था, इसकी वापसी आज शिकारी जानवरों की कमी को पूरा कर सकती है। लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनी इतने मिलियंस इन्वेस्ट करती है, तो सवाल उठता है कि उनका असली मकसद इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन है या प्रॉफिट। ज्यादा चांस है कि ये एनिमल जू में अट्रैक्शंस बैंक के रह जाएंगे, बस विजिटर्स के एंटरटेनमेंट के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है, डायरवुल्फ नेचुरली एक्सटिंक्ट हो गया था बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। क्लाइमेट चेंज और नेचुरल शिफ्ट्स इकोसिस्टम में 10,000 ईयर्स अगो इसके एक्सटिंक्शन में कंट्रीब्यूट किए थे। तो सवाल यह उठता है, क्या आज के जमाने में डायरवुल्फ के लिए कोई जगह है? जिन जानवरों को खाकर डायरवुल्फ्स जिंदा रहते थे, वो भी अब गायब हो गए हैं। अगर इन वुल्व्स को वापस लाया जाए, तो वो शायद उन्हीं जानवरों का शिकार करेंगे जिनका अभी ग्रे वुल्व्स और दूसरे कैनिड्स शिकार करते हैं, जिससे रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। ऐसा फिर हो सकता है जिससे पहले डायरवुल्फ एक्सटिंक्ट हुए थे। यह सब मानकर चल रहा है कि ये जीव असली डायरवुल्फ ही हैं, लेकिन असलियत शायद कुछ और ही है।
ये ग्रे वुल्फ के जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन्स हैं जिनमें 14 जीन्स बदले गए हैं। ये सोचो कि एक जीनोम में लाखों जीन्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि 0.0001% से भी कम जेनेटिक मटेरियल बदला गया है। अगर ग्रे वुल्फ और डायर वुल्फ का 99.5% डीएनए सेम है, तो नया डायर वुल्फ भी एक्सटिंक्ट वर्जन के साथ सिर्फ 99.5% डीएनए ही शेयर करेगा। अगर हम सेम एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाना चाहते हैं ना, तो हमें पूरा जीनोम समझना होगा और बहुत सारे प्रिसाइज ऑल्टरेशंस करने पड़ेंगे। जरा सोचो, इंसानों और चिंपैंजी का 8% डीएनए एक जैसा होता है। अगर वैज्ञानिक ये कहें कि उन्होंने चिंपैंजी के डीएनए में 14 बदलाव करके उसे इंसान जैसा बना दिया है, तो क्या वो इंसान बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। अपना ध्यान जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसे यूज करके उन लिविंग स्पीसीज को बचाने पे होना चाहिए जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। उदाहरण के लिए नॉर्दर्न व्हाइट राइनो को ही ले लीजिए। 1970 में इन राइनो में से 500 से ज्यादा अफ्रीका में घूमते थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ही बचे हैं। ये दोनों बूढ़े हो रहे हैं और एक बार जब ये चल बसे तो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो हमेशा के लिए खो जाएगा। जिसको बैनने में लाखों साल लगे, वो अब इंसानों के कारनामों की वजह से खतरे में है। साइंटिस्ट लोग यह सोच रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस स्पीशीज को कैसे बचा सकते हैं, लेकिन अक्सर हम तब कुछ करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिनको अभी भी बचाया जा सकता है बिना महंगे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस यूज करे। हमें बस अपने फॉरेस्ट्स और इकोसिस्टम्स की प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करना है। जो पावर में हैं उनको अकाउंटेबल रखना है, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस और लॉ एनफोर्समेंट। वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मई 2019 की एक यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के हिसाब से 10 लाख से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स पे मैस एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। अगर हम अभी इन प्रजातियों की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं, तो भविष्य में डी एक्सटिंक्शन एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि कहते हैं, दवाई से बेहतर है परहेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको मेरा व्लॉग भी पसंद आएगा, जहां मैं लॉस एंजल्स में ला ब्रेया tar पिट्स जाता हूं, जहां डायर वुल्फ का डीएनए मिला था। मुझे वहां डायर वुल्फ फॉसिल्स मिलने की बात सुनकर बड़ा सरप्राइज लगा और व्लॉग में हम म्यूजियम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि और कौन सी एक्सटिंक्ट स्पीशीज मिली हैं। यहां क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं।